आज फसल तैयार हो चुकी है हमारी और उसको काट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगली फसल की बुआई से पहले हमें कौन कौन से प्रबंधन करने चाहिए, क्योंकि हर किसी किसान को ये याद होना चाहिए कि हमें 3 तरह के प्रबंधन की आवश्यकता होती है किसानी के दौरान। क्योंकि ये 3 तरह के प्रबंधन अगर आपने नहीं किए तो आपकी उपज अच्छी नहीं होगी, और उपज अगर अच्छी नहीं होगी तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ेगा। आज किसान भाई है तो किसान भाई 8-8 हज़ार प्रति क्विंटल की बोरियां खरीद कर लाते हैं, और बीज जब 8,000 रुपये क्विंटल अगर मिलने लगे और लगातार उस बीज को जब हम बोते हैं और वो बीज जब ख़राब हो जाता है या फिर उपज अच्छी नहीं हो पाती तो बहुत सारे किसान भाई लॉस में चले जाते हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी फसल की बुआई करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अभी लगातार हम फसल करेंगे जिसमें अपन सरसों बोएंगे, उसके बाद में धनिया बोएंगे, उसके बाद में गेहूँ बोएंगे, यानी सर्दी की फसल हम करने वाले हैं। तो इस फसल से पहले आपको करना क्या है? तो सबसे पहला टॉपिक आता है शस्य प्रबंधन का। शस्य प्रबंधन होता क्या है? शस्य प्रबंधन का मतलब सीधा सा ये है कि आपको अपनी फसल की बुआई से पहले शस्य प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रबंधन के दौरान सबसे पहले किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि मुझे जब फसल की बुआई करनी है तो उसके पहले मुझे क्या करना है, खेतों को अच्छी तरह से गहरी जुताई करनी है। अगर मैं खेतों की अच्छे से गहरी जुताई करता हूं तो मेरी फसल का उत्पादन बाकी सभी फसलों से अच्छा होगा। कारण क्या होता है कि गहरी जुताई करने से क्या होता है कि जितने भी पेड़ जो खरपतवार है उसके जो बीज मिट्टी के अंदर जो ऊपरी सतह पर पड़े हुए हैं वो निचली सतह में चले जाएंगे, तो अपने आप वो नष्ट हो जाएंगे। या फिर बहुत सारे जो इंसेक्ट वर्ग जो कीड़े मकोड़े हैं जो लगातार क्या है कि आपकी फसलों के पुरानी फसलों के ऊपर बैठ कर जिन्होंने अंडे दिए होंगे, जिन्होंने बीजाणु बनाए होंगे, जो बहुत सारे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो लगातार बीजाणुओं का निर्माण कर लेते हैं और उन बीजाणुओं को क्या कर देते हैं, उसके अंदर वो बीज जैसी संरचना होती है उसके अंदर मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। और बहुत सारे क्या होता है, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वह बिल बनाकर मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही फसल का इंतज़ार करते रहते हैं, फसल जैसे ही बोते हो तो लगातार क्या कर देते हैं, वो फसल को नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे आपने देखे होगी कि जो बहुत सारे ऐसे कीड़े भी होते हैं जो बीजों को ही खाना प्रारंभ कर देते हैं। आपने मिट्टी के अंदर बुआई करी, बहुत सारे बीजों को मिट्टी के अंदर ही चट कर जाते हैं। तो गहरी जुताई से इन सभी चीज़ों से आप बच सकते हो। तो किसान भाइयों को हमेशा ये याद रखना है कि मुझे पहले तो कौन सा काम करना है, गहरी जुताई करनी है। अब गहरी जुताई कितनी करें? तो गहरी जुताई का मतलब ये है कि कम से भी कम आपको 15 सेंटीमीटर की गहराई तो आपको लेनी ही है। कम से भी कम 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई आपको करनी है कम से भी कम। अब आप आगे की इच्छा है आपकी कि आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा की गहरी जुताई की आपको आवश्यकता है। गर्मियों में ये पैरामीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है, गर्मियों में और थोड़ी ज़्यादा गहरी जुताई की आवश्यकता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि हमने गहरी जुताई तो कर दी, लेकिन अब क्या करें? तो भाई गहरी जुताई करने के बाद में आपको खेत को थोड़े टाइम तक खुला छोड़ना पड़ता है, और जब खेत को आप थोड़े टाइम तक खुला छोड़ेंगे तब जाकर उसमें पोषक पदार्थों की मात्रा वापस से नॉर्मल होने लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा मिट्टी को सूर्य का प्रकाश मिलना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के दौरान ही बहुत सारे पोषक तत्व मिट्टी के अंदर घुले हो जाते हैं। अगर आप मिट्टी को धूप नहीं लगवाएंगे तो फिर आपका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। तो पोषक पदार्थों की वजह से भी बहुत सारे मिट्टी में कमी रह जाती है और मिट्टी अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती। तो दूसरा ध्यान रखना है कि भैया मुझे थोड़े टाइम तक खेत को खाली छोड़ना है, उसमें किसी भी तरह की कोई हैंड टू हैंड बुआई मुझे
नहीं करनी है। सर्दियों के टाइम थोड़ा सा क्या है कि जल्दबाजी होती है, किसानों को इतना देर तक वो खेतों को खाली नहीं छोड़ सकते, तो भैया कम से भी कम आपको थोड़े टाइम के लिए खेत को खाली छोड़ने की आवश्यकता है। अगला सस्य प्रबंधन में ये आता है कि भाई आपको सबसे बढ़िया चीज़ है कि आसपास के जितने भी जो खरपतवार है हमारे खेत के आसपास, यानी आपने बरसात के टाइम फसल बो दी, तो बरसात के टाइम पे जो हमारी खेतों की जो मेड़बंदी होती है, जो मेड़ें होती है, उन पर बहुत सारी खरपतवार अभी भी उगी होती है, और बहुत सारी खरपतवार की वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं वो खरपतवार पर शिफ्ट हो जाते हैं। फसल क्योंकि गायब हो चुकी, वो फसल तो कट चुकी है, तो अब फसल से वो खरपतवार पे चले जाते हैं और उन खरपतवारों से अपना जीवन चलाते रहते हैं, और जैसे ही वापस से खेत में फसल बो देते हैं तो वो वापस से खेत में आ जाते हैं। तो हमें खेत की जो मेड़बंदी है उसके भी खरपतवार को साफ कर लेना है, उससे भी खरपतवार को नष्ट कर देना है। अगर आपको आसपास के खेतों में अगर थोड़ा सा रोग का लक्षण दिखाई देता है तो फिर आपको बाद में प्रबंधन की थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी, जो आगे अपन बात करते हैं। तो सस्य प्रबंधन में हम ये चीज़ों का ध्यान रखें। अब आता है जैविक प्रबंधन, दूसरा टॉपिक है जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन के दौरान हमें क्या करना है कि हमें उन्नत फसलों का चयन करना है, यानी जो प्रमाणिक फसलें हैं, जो उन्नत फसलें हैं, उन्हीं को हमें काम में लेना है। क्योंकि अगर इन फसलों को हम काम में नहीं लेते हैं तो हमारा उत्पादन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आज हमें प्रतिरोधी किस्मों की आवश्यकता है। अगर हम प्रतिरोधी किस्म काम में नहीं लेते तो बार बार में हमें पेस्टिसाइड्स छिड़कना पड़ेगा, बार बार में हमें केमिकल का सहारा लेना पड़ेगा, बार बार में हम लगातार केमिकल छिड़क के पूरी तरह से फसलों को बिल्कुल ही पॉइज़न वाली कर देंगे, दूषित कर देंगे, जिससे हमारी मिट्टी पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो हमें करना क्या है, हमें उन्नत फसलों का चयन करना है, यानी प्रमाणिक बीजों को ही हमें काम में लेना है। तो हर तरह की फसलों के आज प्रमाणिक बीज जो है, जो उन्नत बीज है, जो हाइब्रिड बीज है, वो मार्केट में अवेलेबल है। तो हमें पहले ये जांच करनी है कि कौन सी मेरी फसल है और किस फसल का मैं कौन सा प्रमाणिक बीज काम में ले रहा हूँ। तो प्रमाणिक बीजों को आपको ध्यान में रखना है, उन्हीं को काम में लेना है। सामान्य बीजों को काम में लेंगे तो बार बार में आपको केमिकल छिड़कना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए भी और औरों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो जैविक प्रबंधन में प्रमाणिक बीजों का यूज़ करें। दूसरा पॉइंट जैविक प्रबंधन में यह आता है कि आप क्या कर सकते हैं कि जिस फसल में जिस तरह के इंसेक्ट आपके पास अवेलेबल है और जिस तरह के इंसेक्ट आपकी फसल को इफेक्ट डाल रहे हैं या उनको ख़राब कर रहे हैं, तो फिर आप उनके परजीवियों को या फिर उनके परभक्षियों को पालना प्रारंभ कर दें। आज हम क्या करते हैं कि खेतों के अंदर पहले किसान क्या करते थे, किसान क्या था, प्रकृति मित्र थे, यानी प्रकृति प्रेमी थे। इस कारण से वो क्या थे, पशु पक्षियों को, चिड़ियाओं को वो नहीं मारते थे, वह उनको प्रभावित नहीं करते थे, क्योंकि उनको याद था कि ये जो बर्ड्स हैं, ये जो चिड़ियाएँ हैं, ये क्या करेगी, मेरी हेल्प करेगी। वह हेल्प कैसे करती है कि आपने फसल तो बो दी, अब फसल के ऊपर जो इल्लियाँ हैं वह इल्लियाँ कभी कभार लग जाती है, तो लगने की वजह से जो बर्ड्स होते हैं वो लगातार उड़ उड़ कर कहाँ आते हैं, फसलों पर, और लगातार फसलों पर आकर वो इल्लियों को उठाकर ले जाती है, अपना भोजन वो करती है और साथ में आपकी फसल की भी सुरक्षा करती है। तो हमें उनको भी मारना नहीं है, क्योंकि वह आपकी फसल को ही बचा रही है। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं, लगातार केमिकल छिड़क रहे हैं। अब आपने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने अपनी फसल में केमिकल छिड़का, उस फसल में जो इल्ली बैठी हुई है वो पहले से ही उस केमिकल के प्रति अडेप्टेड है, तो वो उससे नहीं मरी। अब उसकी त्वचा क्या हो गई, उस केमिकल से क्या हो गई, दूषित हो गई, मतलब वो जहरीली हो गई। अब उस कीड़े को किसी पक्षी ने उठाकर, कीड़ा को उस पक्षी ने ले गया अपने भोजन के लिए। अब अपने भोजन के लिए उसने खुद ने खाया, साथ में अपने बच्चों को भी खिला दिया।
खिलाने की वजह से उस पक्षी की और उसके बच्चों की हैंड टू हैंड क्या हो जाएगी, मृत्यु। अब इनडायरेक्टली तो आपने क्या किया था कि भैया मुझे तो कीड़े मारने हैं, लेकिन कीड़ों के साथ साथ आपने किसको मार दिया, पक्षियों को भी मार दिया। और जब पक्षियों को मार दिया तो इसका मतलब आपका बायोलॉजिकल साइकिल बिगाड़ दिया आपने, और आपके उन कीड़ों को अब पशु पक्षी वहाँ पर पकड़ने नहीं आ रहे। इसी कारण से आज देखो इस केमिकल की वजह से आज पक्षियों की तादाद लगातार कम हो रही है। बहुत सारी प्रजातियां तो आज हमने पूरी तरह से विलुप्त कर दी है इस दुनिया से। इसलिए हमें सभी का ध्यान रखना है। अब अगला टॉपिक जो आएगा हमारा वो रासायनिक प्रबंधन आएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।